हेलो हेलो। देखो हम लोग अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में कहां तक पहुंच गए पढ़ते हुए। हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन सा फैक्टर जो है रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है ये हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड इन सीरीज। लेकिन उससे पहले हम लोग आर रो एल अपॉन ए पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास और शुरू करते हैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस से, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं अभी आपको एक चीज और समझा देता हूं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। बताओ ये रो क्या क्या है? ये है रेजिस्टिविटी। क्या है ये? रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसे हम लोग। तो रेजिस्टिविटी यानी कि रो, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। पहले तो ये होता क्या है, पहले मैं इसको डिफाइन भी तो कर दूं। रेजिस्टिविटी रो है क्या? अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं तो देखो ध्यान से, आर इंटू ए अपॉन क्या आएगा? एल। नहीं आएगा। और रेजिस्टिविटी अलग अलग कंडक्टर की अलग अलग होती है, फिक्स, ठीक है ना। आपको याद नहीं करना, पेपर में दिया जाएगा जब यूज होगा तो, या अगर नहीं देगा तो आपसे कैलकुलेट करवाएगा वो, तो फिर आपको वो देगा क्या? आर देगा, ए देगा और एल भी देगा, ठीक है ना। चलो तो देखो यहां पर रो का क्या बना फॉर्मूला? रो का फॉर्मूला बनेगा क्या? आर इंटू ए अपॉन एल। अगर मैं यहां पे सुनो, अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? 1 मीटर स्क्वायर कर दूं और एल की वैल्यू कर दूं 1 मीटर, तो देखो आर क्या हो जाएगा? रो के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर नहीं पता कहां से आया ये? देखो रो इक्वल टू आर की वैल्यू 1 कर दिया, 1 ओम हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया? 1 मीटर स्क्वायर हो गया और लेंथ क्या हो गया? 1 मीटर, है ना। अब ये मीटर और ये मीटर क्या हुआ? कैंसिल आउट। तो रो इक्वल टू क्या बचा? 1 ओम मीटर बचा ना, है कि नहीं? 1 ओम मीटर यानी 1 मीटर कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस है 1 ओम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे? तो यूनिट क्या हो गया? देखो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। कॉपी करो, ठीक है ना। फिर मैं यहां पे अभी लिखूंगा डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। समझे आप लोग? समझ में आया कि ना आया? लिखो फटाफट से। ये फॉर्मूला तुम्हारे फिंगर टिप्स पर होना चाहिए अगर तुम 10th क्लास में इस चैप्टर से हर एक क्वेश्चन को करना चाहते हो, समझना चाहते हो। तो ये फॉर्मूला बच्चों की ना माइंड खराब कर देता है, दिमाग खराब कर देता है अगर जिसको नहीं आता ठीक से। तो रो इक्वल टू क्या होता है? ये फॉर्मूला। यूनिट पूछेगा तो ओम मीटर, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर। जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे? ठीक है ना। देखो ऐसे आर, अगर मैं आर की वैल्यू ना लिखूं यहां पर, आर की तो मैंने इसमें वैल्यू लिखी नहीं है ना, लिखी है 1 ओम, है ना। हाँ ठीक है, जो भी है। आर इक्वल टू रो बनता है, आर इक्वल टू रो बनता है। कब बनता है? जब आपके पास एल कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी ए, और एल जो हो क्या होगा? 1 मीटर। तो रो क्या होगा? रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस होगा, यानी रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस when conductor of cross section area 1 meter square and length having
1 मीटर, ठीक है ना। लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, लेंथ हो 1 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। उस कंडक्टर का जो होगा रेजिस्टेंस, वही क्या होगा, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस व्हेन कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ हैविंग 1 मीटर, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से, देखो आगे बढ़ो। अब एक चीज यहां से और ध्यान रखो कि मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर रहा हूं, क्या होता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कोई पूछेगा तो आप ये वाला भी लिख सकते हो डेफिनेशन, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हो। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है किसका, उस कंडक्टर का जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो, ठीक है ना, चलेगा इस फॉर्मूले से। लेकिन अगर आपको ये भी ना, ये भी होता है, क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी अलग अलग लिख दिया, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस offered by the cube of a material, cube of a material when current is flow perpendicular to its opposite phase, to its opposite phase, ठीक है भाई। देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक मेरे पास मान लो क्यूब है, क्या है, क्यूब है, देखो ये मैंने क्यूब बना दिया, ठीक है ना। इस क्यूब का जो एरिया है, एरिया वो है, सॉरी नॉट एरिया, साइड वो 1 मीटर, कितना है, 1 मीटर, ठीक है ना। और इस क्यूब के अपोजिट फेस पे क्या फ्लो कर रहा है, करंट, करंट आई फ्लो करेगा, ठीक है ना। और ये क्या है, परपेंडिकुलर है अपोजिट फेस के, है ना। ऑफर्ड बाय द क्यूब, इसमें लिखना ऑफ साइड 1 मीटर, ठीक है ना, क्यूब ऑफ अ मटेरियल, फिर इसमें लिखना ऑफ साइड 1 मीटर, ठीक है ना, इसमें ऐड कर दो ऑफ साइड 1 मीटर, है ना, ऑफ साइड 1 मीटर, ऑफ साइड 1 मीटर, ऑफ साइड 1 मीटर, ठीक है भाई। 1 मीटर साइड का जो क्यूब है ना, उसके अपोजिट फेस से पास हो रहा है करंट और परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। खैर ये हमारी ना एक अलग डेफिनेशन है, ये याद रहे तो ठीक है, वरना ऊपर जो लिखा है ना रेजिस्टेंस, वो ध्यान रखना, ठीक है ना, वो भी ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, छोटे छोटे लिखेंगे पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखो, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट पॉइंट लिखो, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज विद क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड कंडक्टर एंड सॉरी एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर,
इट ओनली चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। लिखो इसमें, ये केवल चेंज होगा कब, जब टेम्परेचर चेंज होगा। हाँ इसी में लिखो, इट ओनली चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। ये तब चेंज होगा जब क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है ना। ऐसे चेंज नहीं होता है, अलग अलग की अलग अलग होता है, ठीक है ना। केवल टेम्परेचर के साथ ही चेंज होगा रेजिस्टिविटी। इंपॉर्टेंट रेजिस्टिविटी, ठीक है भाई। हाँ हाँ आ जाता है। लिखो, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एलॉय, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एलॉय। मेटल अलॉय की कहां से कहां तक होती है, मेटल अलॉय की रेजिस्टिविटी कहां से कहां, तो उसकी रेंज होती है, ठीक है ना। मेटल एंड अलॉय वो होती है 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम मीटर। रेंज और रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड अलॉय कहां से कहां, 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6 ओम मीटर। ये होती किसकी रेजिस्टिविटी, मेटल की एंड अलॉय की, ठीक है ना, ध्यान रखना। लिख दिया, ये हमारे सारे पॉइंट्स है, पॉइंट्स है, आप पॉइंट्स में लिखते जाओ ऐसे डाल डाल के एरो। नेक्स्ट लिखो, रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। बताओ क्या होता है इंसुलेटर, जिसमें से पास नहीं होता करंट, है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कह लो आप। रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। कितना ज्यादा है, देखो ये वैल्यू बहुत कम है और ये वैल्यू बहुत हाई है। इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत हाई है, 10⁻12, ठीक है ना। यानी इंसुलेटर में क्यों फ्लो नहीं करता करंट, उसकी रेजिस्टिविटी तो कितना ज्यादा है, 10⁻12 टू 17 ओम मीटर। कभी कभी हमको ना कंडक्टर पहचानने के लिए कहता है कि बताओ ये कंडक्टर किस टाइप का है, मेटालिक मतलब कि कंडक्टर है या फिर नॉन कंडक्टर है, ठीक है ना। तो आपको रेजिस्टिविटी देख करके पता करना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर रेजिस्टिविटी इसके रेंज में आ रहा है तो इंसुलेटर है, और अगर इसके रेंज में आ रहा है तो कंडक्टर है, ठीक है ना। जो कंडक्टर होता है उनमें रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत कम मतलब इतना, तभी उसमें फ्लो होता है क्या, करंट, ठीक है ना। और इंसुलेटर जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, आपके एनसीईआरटी की बुक में एक लिखा हुआ है, ठीक है ना, टेबल है इंसुलेटर की, ठीक है ना। मैं भी आपको दिखाऊंगा, उसको कॉपी करो, उसको फटाफट से कॉपी करो भी, आओ देखते हैं उसको। देखो दिख रहा है आपको, ये है मटेरियल और ये है उसकी इधर रेजिस्टिविटी रेंज है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें कितनी अच्छी बात लिखी हुई है ना, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, देखो अब आपको हम समझा देते हैं। देखो कह रहा है बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। इसको मैं तुम्हें आपको दिखाता तो रुक जाओ, बोथ आ जाओ, देखो बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी मतलब चेंज होता है विद टेम्परेचर, ठीक है ना। यहां एक बात और कह रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। मतलब किसी अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होगी ना वो हाई होगी, किसके कंपेरिजन में, उस जिससे मिलकर के वो बना है उससे, ठीक है ना, जिससे मिलकर के बना है वो उससे।
ठीक है भाई। देखो मैं अभी ना इसमें तुम्हें एक चीज और समझाता हूं। इधर हमारे पास क्या है, अलॉय। क्या है बताओ, अलॉय। इसमें देखो ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ, लाइट ऑन हो जाए ना। ये अब हम गोरा दिख रहा है, पहले काला दिख रहा था। देखो ये क्या है हमारे पास में, अलॉय। कांस्टेंट 10 जो होता है ये कॉपर का और निकिल का मिला हुआ अलॉय होता है। क्या होता है, अलॉय। किसका, कॉपर का और निकिल का मिक्स करते हैं ना तब बनता है। अब सुनो ध्यान से देखो, तो कॉपर और निकिल, कॉपर का देखो रेसिस्टिविटी कितना कम है, कॉपर की तरह इसमें, ये कॉपर शुरू में देखो ना कितना बताओ, 1.62 10⁸ कम है ना। और ये जो है, और देखो निकिल का कहां है, ये है निकिल का 6.84, मतलब इसका ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है ना। लेकिन जो दोनों को मिला करके बनाया एलॉय, उनकी जो है रेजिस्टिविटी देखो कितना हाई है ना। 10⁻⁻6 बढ़ गया, 49 इंटू 10⁻⁻6 बढ़ गया, लाली बढ़ गया, देखो बढ़ गया ना। यही कहना चाह रहा था इस लाइन में कि जो रेजिस्टिविटी है किसी भी अलॉय की, वो उसके हाई होगी एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, मतलब जिससे मिलकर के वो बना है उससे ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये टंगस्टन होता है, फिलामेंट होता है बल्ब का, देखो यहां लिखा हुआ इधर, इसमें एक है मेटल टंगस्टन, वो कहां गया, इधर ठीक है ना। टंगस्टन का तो कितना है इसके अंदर, 5.20 ये इधर है, ठीक है ना। सॉरी गलत हो गया है ना, देखो ये हो गया 5.20 5.10⁸ मैंने इसका देखो आयरन का इतना होता है। आगे चलते हैं, देखो इसमें एक लाइन और मस्त वाली बात कह रहा है, ये हमें पता होना चाहिए सारा रेजिस्टिविटी के बारे में। देखो क्या बोलता है, अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, मतलब बर्न, ये जलते नहीं है, बर्न नहीं होते हैं रेडली, जल्दी से, एट हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे। इसी वजह से क्या होता है, फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। आता ना हीटर, वो हीटर जो आता है उसमें स्प्रिंग लगी होती है, वो नाइक्रोम की बनी होती है। अब ये नाइक्रोम किस मेटल का अलॉय है ये समझो, देखो नाइक्रोम देख गया, ये रहा नाइक्रोम, निकिल, और ये सीआर से क्या होता है, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इन चारों मेटल का मिक्सचर अलॉय होता है, वो नाइक्रोम होता है, जो कि स्प्रिंग आता है ना, वो जलता है, लाल हो जाता है। हाई टेम्परेचर पे जलते नहीं है, जलते मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं किस में, हीटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाने के लिए, ठीक है ना। समझ में आया। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एन अलॉय इज जनरली हायर, सुनो यार, अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर, फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। जितनी भी वो आती है ना, प्रेस आप करते हो इस्त्री, उसको हीट होता है, क्यों, उसमें यूज करते हैं अलॉय। तो उसमें जो स्प्रिंग वगैरह होती है अंदर, प्लेट ना बनी होती है, वो इन्हीं की बनी होती है, नाइक्रोम की, ठीक है ना। अब क्या बोलता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल आयरन, टोस्टर एक्सेट्रा। टंगस्टन, देखो ये रहा टंगस्टन, दिख रहा है, टंगस्टन को हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड ऑलमोस्ट, क्या लिखा है, टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, उसके फिलामेंट में हम लोग यूज करते हैं टंगस्टन को, ठीक है ना। टंगस्टन एलिमेंट होता है, सिंबल उसका डब्ल्यू होता है, देखो टंगस्टन, तो आपको पता होना चाहिए कि बल्ब के फिलामेंट में कौन सा एलिमेंट होता है, तो टंगस्टन, ठीक है ना। Whereas कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर लाइंस।
कॉपर और एल्युमिनियम को यूज करते हैं हम लोग घरों में वायरिंग करने के लिए, है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, ठीक है ना, कॉपर और एल्युमिनियम। समझ में आया कि नहीं आया, पता पहले। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यहां पे देखो सबके हमारे पास दी हुई थी, है ना, तो हमें पता होना चाहिए। ये कौन है, इंसुलेटर, गिलास देखो कांच का कितना होता है, 10 टू पावर 10 टू 10 पावर 14 तक होता है। हार्ड रबर ये होता है 10 टू पावर 13 टू 16। डायमंड कितना देखो ज्यादा है, 15 टू 17 10 पावर। पेपर ड्राई जो होता है हमारे पास में, एवोनेट के ऊपर नहीं, 15 से, हाँ 30 एरिया। डायमंड का होता है कहां से, 12 टू 13। ये ड्राई पेपर जो आपने यूज करते हो पेपर वगैरह, इनका इतना होता है 10 पावर 12, ठीक है ना। ये हमें याद नहीं करना, तो साफ साफ बोल रहा है, यू नीड नॉट मेमोराइज दीज वैल्यूज, यू कैन यूज दीज वैल्यूज फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है ना। न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हम उसको यूज में लाएंगे, ठीक है ना। अगर बोर्ड में आ गया पेपर में तो आपको वैल्यू दी जाएगी, ठीक है ना, तो आपको ये रटना नहीं बिल्कुल भी। अब इस पर बेस एक हमारे पास बेहतरीन क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। आ जाओ देखो, चलो ये आपके सामने स्क्रीन पे तो आया ही नहीं, चलो अभी लाते हैं दोबारा से, ठीक है ना। चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर कौन सा हमारे पास में, 13, ठीक है ना। क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो न्यूमेरिकल में तुम फंसोगे नहीं, बिल्कुल नहीं फंसोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान सुनो। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। भाई 220 वोल्ट क्या है, सोर्स है, तो वोल्टेज कितना है, 220 हमारा क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना है बताओ, बल्ब के फिलामेंट का जो रेजिस्टर है वो कितना है, आर होगा कितना, 1200 ओम। तो कितना ज्यादा रेजिस्टेंस इसका, है ना, हाई रेजिस्टेंस। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिकल हीटर कोयल ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, कितना लेगा करंट। तो सिंपल क्वेश्चन है इसका, देखो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आपको तो आई करना है कैलकुलेट, तो V कितना हो गया 220 अपॉन आर आगे कितना 1200, है ना, और यहाँ कितना आएगा आई। सॉल्व करोगे सॉल्व हो जाएगा आराम से, 11 अपॉन 60। क्या गलत हो गया, तो आई की वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, देखो 11 अपॉन 60, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, 0.1 एम्पियर के आसपास आएगा, ठीक है ना। अगर ना आप इसको एग्जैक्ट दोगे डिवाइड तो 3D तक आएगा, 0.18 एम्पियर, ठीक है ना, ये निकल आएगा एग्जैक्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है हाउ मच, अच्छा पहले पॉइंट में तो, अच्छा पहले पॉइंट में आपको निकाला था करंट, सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है भाई, करंट विल, अच्छा इसमें हाँ, इफ रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स कितना बताओ, हाँ ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में जो आर है वो कितना हो गया 100 ओम, वी तो उतना है, वी सेम रहा, है ना। तो अब आई बताओ कितना आएगा, तो क्या आई क्या होता है, वी अपॉन आर, 220 अपॉन कितना आएगा 2.2 एम्पियर। सबसे इजी क्वेश्चन था ये, देखो आ जाओ आगे आ जाओ, चला आगे बढ़ जाए। इसमें एक क्वेश्चन देखो और है, ये तो इतना हार्ड नहीं था लेकिन अगला क्वेश्चन बढ़िया है, इधर आ जाओ, ये भी इजी क्वेश्चन ना, एग्जांपल नंबर ना 11.4 इजी है, खुद से करना ट्राई। जी हाँ, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमारे पास जो निकल के सामने आ रहा है इसे मैं जरूर करवाऊंगा क्योंकि पेपर में आने के चांस है और ऐसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने आने चाहिए।
ये क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी वाला, ठीक है ना। क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, एक मेटल वायर का रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम है, यानी कि लेंथ इसकी 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ वाले वायर की रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम। 26 ओम हो गया बताओ पहले, 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां हमें टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा है इस टेम्परेचर पर हो रहा है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, क्या दिया इसने हमें, डायमीटर डी सपोज करो 0.3 mm है ना, 0.3 mm में, ध्यान रखना। अब देखो व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। आपको पहले रो करना है कैलकुलेट, ठीक है ना, रो करना है, और रो कैलकुलेट करने के बाद में आपको टेबल यूज करना है जो मैंने अभी आपको समझाया। उस टेबल में देख करके ये प्रिडिक्ट हमें करना है कि वो किस टाइप का मटेरियल है, मतलब कॉपर है, एल्युमिनियम है ना। अब देखो ध्यान से, आपको करना है रेजिस्टिविटी कैलकुलेट रो। तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला बताओ, R इक्वल टू रो L अपॉन ए था, नहीं था, ये हमको याद होना चाहिए, आपको रो निकालना है। तो R इंटू ए अपॉन कौन आएगा, L इक्वल टू रो। अब रो के लिए आपको चाहिए क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ हमारे पास है 1 मीटर, अब यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, और यह किसमें बताओ, mm के अंदर है ना, mm में। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या करना पड़ता है, 1 mm में कितने मीटर होते हैं। तो देखो भाई, हमको पहले चाहिए एरिया, क्या चाहिए हमको पहले, क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए। तो इस mm को पहले चेंज करो मीटर में, तो 0.3 और mm को हम लोग चेंज करें किसमें, मीटर में। तो 1 mm इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर, ठीक है ना, क्या होता है माइनस में, ठीक है ना, ठीक है, 10⁻³ मीटर। अब यहां मैं अगर पुट करूं 1 10⁻³ मीटर, अगर हम इसे सॉल्व करें तो 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर बनेगा। कैसे बना -4, पॉइंट हटाएंगे नहीं तो 10 आएगा, ऊपर 10 आएगा कि क्या बनेगा, -1 पावर बनेगा, उसका ऐड होकर -4, ठीक है ना। तो ये हमारा आया क्या, डी क्या, डायमीटर है कि नहीं। हमें निकालना है रो, और रो हमारे पास है ना डी, हमको चाहिए क्या, ए चाहिए। अब जो वायर होगा, सुनो ध्यान से, अब जो वायर होगा, वायर, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ए होगा, इसका रेडियस कितना आर होगा, तो पाई r स्क्वायर हम लगाएंगे, ठीक है ना। पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14, r कितना है हमारे पास, ये क्या चीज है बताओ, 2 से अगर डिवाइड करें 2 से हो जाएगा, तो हम यहां पुट करें वैल्यू 3/2 इंटू 10⁻⁻4 और यहां स्क्वायर कर दो, तो 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 का स्क्वायर 4, पावर में इंटू हो जाएगा 8 बनेगा, समझ में आया। चलो देखो अब करेंगे सॉल्व, पहले मैं करूं उसको 4 से डिवाइड कर दूं, तो 4 0.7, भाई 3.14 है, तो 3 तो छोटा है 4 से, तो कर लो 31 कर लो, तो 4 7 जा होता है 28, कितना बच गया बताओ, 28, 3 बच गया, 4 8 जाएगा, है ना। अब छोड़ दो आगे, देखो इंटू 9 इंटू 10⁻⁻8, क्या क्या मैंने इसको इससे करा, 4 से इसको डिवाइड है ना, अब 9 से करो मल्टीप्लाई, तो 9 8 जा 72, कैरी कर दिया 7, तो 9 7 जा कितना होता है बताओ, 63 और 7 70, 7.02 इंटू 10⁻⁻8, आगे नहीं आ गया, ये हमारा कौन आया, ए एरिया। हम पुट करेंगे वैल्यू रो इक्वल टू, बताओ क्या था फॉर्मूला, देखो
आर, मतलब आर कितना है हमारे पास में 26, और एरिया हमारे पास ये कितना निकल गया है 7 इंटू, अच्छा ओम लगाओ भाई, यूनिट साथ में, ठीक है ना, इंटू कितना आएगा बताओ 7.02 इंटू 10⁻⁻⁸ मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और अपॉन में कौन आएगा, ये एरिया ना मीटर स्क्वायर में आएगा निकल करके। लेंथ कितना है 1 मीटर, तो इजी हो गया मेरे लिए, ठीक है ना। नहीं इसमें स्क्वायर नहीं है, मीटर, ठीक है ना, इस मीटर से कैंसिल आउट हो गया मीटर, ठीक है ना एक। अब 26 इंटू करनी तुम्हें 7.02 में, तो इसकी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है ना, इतना ज्यादा मैं स्मार्ट नहीं होगी, खुद से कर लूं। तो 7.02 इंटू करूं किसकी 26 की, तो देखो ये कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 182.52, ठीक है ना, पावर कितना है देखो -8, ठीक है ना। लेकिन हम इसको यहां नहीं छोड़ेंगे, इसकी यूनिट क्या, हाँ इसकी ओम मीटर क्या होगी इसकी यूनिट। और सुनो ये पॉइंट जो ना इधर जाएगा, इधर क्यों भैया, क्यों भैया क्या होता है, एक डिजिट के बाद होना चाहिए पॉइंट, ये है साइंटिफिक नोटेशन का रूल, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन सिंगल जो डिजिट है उसके बाद होना चाहिए डेसिमल, यहाँ 2 के 3 के बाद में, तो इधर लाएंगे तो वहां पर क्या असर पड़ेगा बताओ। हाँ यहां हो जाएगा 6, हाँ ठीक है, तो 1.8252 10⁻⁻⁶ क्या ये निकला रेजिस्टिविटी, क्या निकला ये रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। चेक करो आंसर क्या है बुक में, चेक कर, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन ना, ये जो रेजिस्टिविटी वाला क्वेश्चन है ये बड़ा इंपोर्टेंट, कॉपी करो फटाफट, ठीक है ना। ये एग्जांपल था, और ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है जो आपने घर पे करना है, ठीक है ना। और कौन सा क्वेश्चन है मैं भी आपको दिखाऊंगा, फिर से कॉपी करो, राइट डाउन करो इसको। देखो भाई सुनो, अब ये मटेरियल किस टाइप का है ना, आओ देखते हैं टेबल में। ओ सेट क्या हो गया, देखो टेबल देखो, टेबल देखो ध्यान से, आ जाओ देखो। अच्छा 1.84 इसमें ना, अब ये मटेरियल किस टाइप का है, मिलाओ इसमें बताओ, 10⁻⁻⁶ है ना, -6 है, ये रहा -6 है ना, ऊपर है मैग्नीज वाला 10⁻, अच्छा 1.84 ये रहा, देख रहा है मैग्नीज का होगा इसका मतलब, ठीक है ना। तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन लोग, ठीक है भाई। अरे समझ में आया नहीं, पहले ये बताओ। अब तुम्हें घर पे तो क्वेश्चन करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात। आज मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में ऐड करना सिखाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ना 35 मिनट से ऊपर नहीं जाते अपने इसमें वीडियो में ना, तो आज नहीं हो पाएगा ना, अगली क्लास में होगा। सुनो अब तुम्हें घर पे जो क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस जरूर करने, जरूर नहीं किया तो बता रहा हूं मुंह तोड़ दूंगा। देखो इसमें आ जाओ, पहले एक्सरसाइज में आ जाओ, इलेक्ट्रिक पावर है ना, देखो सुनो, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कहां इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो ये रहा, सुनो इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, देख लो। कह रहा अब कॉपर वायर है डायमीटर कितना है, डायमीटर है 0.5 mm, ये रेजिस्टिविटी आपको दे दिया, इसमें आपको दिया रेजिस्टिविटी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, लेंथ पूछा इसमें, क्या पूछा भाई साहब, इस चैप्टर में अगर कोई हार्ड क्वेश्चन है ना तो यही वाला है, इसके बाद में जो है सारे इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। सुनो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, लेंथ एल पूछा आपसे इसने, रेजिस्टेंस आपको देखो दिया 10 ओम, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल, पहले आप लेंथ निकालो, उसके बाद में अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे तो 0.15 mm से 1 mm कर देंगे डबल, तो क्या फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस, ठीक है ना।
सबसे पहले आप लेंथ निकालो, लेंथ निकालने के बाद में दोबारा से निकालना रेजिस्टेंस लेंथ चेंज करके, ठीक है ना। आंसर पक्का आएगा, ठीक है ना। घर पे ट्राई करना, जाता ही तभी आपसे हो पाएगा, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू, इस क्लास तक इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।